हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें हमने 25 नंबर का जो टेस्ट था उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है 3 पार्ट्स में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, जाके वहाँ देख लीजिए। अभी हम लोग 26 नंबर का जो टेस्ट है उसको कर रहे हैं और आज ये भी समाप्त हो जाएगा। आज इसका ये लास्ट पार्ट है। जो 2 पार्ट पीछे हैं उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से जा करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इससे पहले आगे बढ़ें। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं, आज हमें जो देखना है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 100 तक हो गया है, तो 101 से हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए ये आ गया है हमारा क्वेश्चन 101। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि रेगुलर आपको वीडियोस के जो अपडेट हैं, लिंक है वो मिलता रहे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के। तो चलिए सबसे पहले आज हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 101, क्योंकि 100 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो जो हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उन पे विचार करना है और देखना है कि जो 4 चीज़ें दी गई हैं उसमें कौन कारक है जो फुटलूज उद्योग के स्थान को प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन है हमारे: कच्चे माल की उपलब्धता, सड़क नेटवर्क की पहुंच, कुशल श्रम की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता। ऑप्शंस आए आपके 1, 2, 4 सही है, 2, 3 सही है, 1, 3, 4 सही है, या फिर सारे के सारे पॉइंट सही हैं। तो आप देखिए इसका जो सही मतलब कि आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वो जो फुटलूज उद्योग होते हैं उसके स्थान को प्रभावित करने में जो मेन फैक्टर होते हैं वो होते हैं सड़क नेटवर्क द्वारा पहुंच और कुशल श्रम की उपलब्धता। ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फुटलूज इंडस्ट्रीज़ के लिए। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 102। और जो हमारा 102 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक गतिविधि है। जो प्राथमिक गतिविधि है वो आपको बताना है। एग्जैक्टली ये जो हमारा इकोनॉमिक्स है, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर, उससे संबंधित क्वेश्चन है। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है फूड प्रोसेसिंग, दूसरा है ट्रेडिंग, तीसरा है सार्वजनिक सेवाएं, चौथा है हमारा तेल और गैस का निष्कर्षण। तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी प्राथमिक क्रियाएं वही होती हैं जिसे हम मतलब कि स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का मतलब जैसे किसी चीज़ का उत्पादन करना है, मतलब चाहे वो धरती से खुदाई करके निकालना हो या फिर खेतों में उसका उत्पादन करना हो। जैसे किसान जो है वो फसल तैयार करता है तो वो क्या है, वो प्राथमिक सेक्टर है। ऐसे ही खनन गतिविधियां जो होती हैं, मत्स्य पालन वगैरह, ये सारी चीज़ें भी कहाँ आती हैं, तो वो हमारी जो प्राइमरी सेक्टर है उसी में आ जाते हैं। जबकि सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, तो जो उद्योग धंधे होते हैं जहाँ पे चीज़ों को निर्माण किया जाता है वो आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्सरी यानी कि तृतीयक सेक्टर में क्या आता है, तो उसमें जो सेवा क्षेत्र वाली चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं। तो आप देखिए सेवक क्षेत्र का मतलब जैसे बस के द्वारा अगर आप मतलब कि यात्रा कर रहे हैं तो वो जो बस के द्वारा प्रदान की जा रही है आपको व्यवस्था, वो क्या है, वो सेवा है। और जैसे किसी दुकान पे आप गए, दुकान से कोई सामान खरीद के लाए, तो वो दुकानदार के द्वारा जो है जो काम किया जा रहा है वो टर्सरी सेक्टर में आएगा। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तेल और गैस का निष्कर्षण। ठीक है, तो ये जो है तेल और गैस है ये धरती से निकाला जा रहा है, तब यहाँ पे इसको हम कहेंगे कि ये फर्स्ट या प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि थार रेगिस्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब स्टेटमेंट है कि यह भारत के राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों में है। दूसरा कह रहे हैं कि ये थार का जो मतलब थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग जो है वो पाकिस्तान में है। कह रहे हैं थार रेगिस्तान खनिज संसाधन में समृद्ध है। तो आप देखिए जो इसका दूसरा वाला मतलब कि ऑप्शन है या स्टेटमेंट है वो सरासर गलत है। जो थार रेगिस्तान है उसका ज़्यादातर भाग हमारे भारत देश में है। और तो दूसरा वाला अगर गलत हो गया तो आप देखिए 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। और पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि ये जो है कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, तो हमारे रेगिस्तान का जो विस्तार है वो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में है। तो क्या ये बात सही है? तो जो बात है ये एकदम सही है। अब देखिए इसका विस्तार आपको राजस्थान में भी मिलेगा, गुजरात वाले में रीजन में भी मिलेगा और हरियाणा वाले रीजन में भी मिलेगा। और थार का रेगिस्तान जो है वो खनिज संसाधन से समृद्ध है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 104 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन ग्लेशियरों द्वारा निर्मित एक निक्षेपीय भू आकृति नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन है जो ग्लेशियर के द्वारा निर्मित नहीं है। हैंगिंग वैली, एस्कर्ट्स, कमेश एंड ड्रमलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा हैंगिंग वैलीज। जो हैंगिंग वैलीज हैं वो ग्लेशियर्स के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। और क्लास 7 की एनसीईआरटी मैंने कवर कराई हुई है, 1-2 चैप्टर बच के रह गया है जो कि प्रीलिम्स हो जाने के बाद उसको हम आगे कराएंगे कवर। आप जाके वहाँ पे देख करके सीख सकते हैं कि कौन सी जो आकृतियाँ हैं किनके द्वारा निर्मित की जाती हैं। आगे देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल के बारे में सही कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि वायुमंडल पृथ्वी का तापमान को बनाए रखता है। दूसरा स्टेटमेंट है वायुमंडल पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तीसरा स्टेटमेंट है वायुमंडल अतिरिक्त स्थलीय वस्तुओं को पृथ्वी की सतह से टकराने से रोकता है। और लास्ट में कह रहे हैं कि सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो आपको बताना है कि इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो वायुमंडल है वो ये सारे काम करता है, यानी कि हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर को मतलब मैनेज करता है। मैनेज करना दैट मीन्स मेंटेन करके रखता है। दूसरा, पृथ्वी पर जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, यानी कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको धरती पे आने से रोकता है वायुमंडल। और तीसरा, वायुमंडल जो है वो अतिरिक्त स्थलीय, जैसे जो उल्कापिंड वगैरह होते हैं ना, वो पता चला आ गए पृथ्वी पर तो भारी तबाही मचाएंगे, तो इन सारी चीज़ों को भी वो रोक के रखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा जो नेक्स्ट मतलब की क्वेश्चन है वो आपको 2 लिस्ट दी हुई है। एक साइड जो है फसल दिया हुआ है और दूसरी साइड उसकी वैरायटी मतलब कि ये देख लीजिए, वैरायटी मतलब होता है कि नाम है एग्जैक्टली कि ये जो है इस फसल की वैरायटी है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। गेहूँ, मूंगफली, सरसों और ग्राम। वो ग्राम दरअसल इसको चना लिखना चाहिए था हिंदी में, इसमें ग्राम लिख दिया है। तो ये ग्राम मतलब होता है चना। तो आपको बताना है कि कौन किसकी वैरायटी है। और मतलब सूची जो सेकंड है उसमें दिया हुआ है वरुण, गौरव, कुंदन और कौशल। बड़ा अजीब सा ये क्वेश्चन लगता है, इसको सॉल्व करने में तो हालत ख़राब रहती है, कितनी सारी वैरायटीज़ याद की जाए। फिलहाल के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि गेहूं की जो वैरायटी है वो है कुंदन। ठीक है, कुंदन जो है वो गेहूं की एक फसल है। मूंगफली कौशल, तीसरा है हमारा सरसों, और वरुण जो है वो सरसों की जो है वैरायटी है। और जो ग्राम यानी कि चना है वो गौरव। तो भैया चना गौरव याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 107 वाला, और जो हमारा 107 नंबर का क्वेश्चन है आपको ध्यान से देखना है। कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए चोटी दी हुई है, अब आपको बताना है कि कौन से स्टेट की है। कह रहे हैं कांगटो पीक अरुणाचल प्रदेश, सरकला पीक गुजरात, टाइगर हिल मेघालय, ब्लू माउंटेन जो है वो कह रहे हैं कि मिजोरम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, टाइगर हिल। मेरे ख्याल से जो टाइगर हिल है ना, ये वेस्ट बंगाल की होनी चाहिए हाईएस्ट पीक। आप लोग देख लीजिएगा इसको, जहाँ तक मुझे पता है ये टाइगर हिल जो है वो वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, बाकी जो कांगटो पीक है ये अरुणाचल प्रदेश की है और जो सरकला है ये गुजरात की है, और जो ब्लू माउंटेन है ये मिजोरम की हाईएस्ट पीक है। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 108। कह रहे हैं कि धारवाड़ चट्टानों के बारे में आपको निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? कह रहे हैं कि ये चट्टानें भारत की सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टानें हैं। रूपांतरित चट्टानें और जो मतलब कि अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, ये क्या होती हैं? अगर आपको नहीं पता है तो हमने एनसीईआरटी 7 क्लास की कवर कराई है, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। आप वहाँ जा करके इनको देख करके समझ सकते हैं क्या है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप बेसिक एक बार देख लेंगे तो फिर आगे जो भी चीज़ें हैं उसको समझने में आसानी रहेगी। तो एनसीईआरटी में जो चीज़ें बताई गई हैं बहुत अच्छे से डिटेल में बताई गई हैं। इवन बच्चों के लिए है तो बच्चों के जैसे उसमें समझाया गया है, आप उसको अगर देख लेंगे तो फिर आगे आपके लिए ईजी रहेगा। फिलहाल के लिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो धारवाड़ चट्टानें हैं ये चट्टानें भारत की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। दूसरा कह रहे हैं कि जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है इसमें लौह अयस्क और मैग्नीज के समृद्ध भंडार के लिए इनको जाना जाता है। तीसरा कह रहे हैं कि इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। और लास्ट में कह रहे हैं कि कौन सा सही है। और ऑप्शन क्या क्या है? 1 2, केवल 2, 2 3 और 1 2 3।
तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं धारवाड़ चट्टानों के बारे में। ये भारत की सबसे पुरानी चट्टानें हैं, इसमें जो है लौह और मैग्नीज जो है उनके भंडार मिलेंगे आपको, और जीवाश्म तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप बताइएगा हमें कि वो कौन सी चट्टानें हैं जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या वो आग्नेय चट्टानें हैं, या फिर जो है अवसादी चट्टानें हैं, या फिर कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें हैं। तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और अगर नहीं पता है तो जो हमारा 7th क्लास का ज्योग्राफी वाली NCERT की सीरीज़ है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हमने कवर कराई हैं। आगे देखेंगे हम 109 यानी 109 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे आप विचार करें। पहला कथन क्या है, अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार से जलमग्न अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का विस्तार माना जाता है। दूसरा कह रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक जो कि मध्य अंडमान में स्थित है। तीसरा कह रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान पर स्थित है। आपको बताना है अभी हाल ही में एक करंट अफेयर में मामला आया था कि जो हमारा ये पोर्ट ब्लेयर है ना, इसका नेम चेंज हो गया है, और इसका नाम जो चेंज हो गया है उसका नाम क्या रखा गया है, विजयपुरम रख दिया गया है, विजयपुरम। तो इसको याद रखिएगा, करंट अफेयर में था, मैंने बता दिया आपको। फिलहाल के लिए अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं। तो आप देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 ये एकदम सही है, यानी कि जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट है क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो अंडमान द्वीप समूह है इसको म्यांमार से जलमग्न जो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार माना जाता है। ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची सैडल पीक है, तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है इसकी हाईएस्ट पीक तो सैडल पीक है, ये एकदम सही बात है। लेकिन ये इसको कह रहे हैं कि मध्य अंडमान में स्थित है, तो ये मध्य अंडमान में नहीं, कहाँ मतलब स्थित है, तो जो नदर्न अंडमान है यानी कि उत्तरी अंडमान है उसमें स्थित है। फिर से सुनिएगा, सैडल पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की, और आप जानिए कि ये किस मतलब कि उसमें चोटी ये जो है कहाँ पे किस अंडमान में स्थित है, तो ये मध्य अंडमान में नहीं बल्कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है। और तीसरा वाला जो है वो हमने आपको बता ही दिया, और ये पोर्ट ब्लेयर का नेम चेंज हुआ है तो वो भी हमने आपको बता दिया कि अभी पोर्ट ब्लेयर का नेम चेंज करके विजयपुरम कर दिया गया है। आगे देखेंगे 110 नंबर का क्वेश्चन। जो हमारा 110 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वह फॉल्ट जो ग्रेटर हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है वो कौन सा है। हमारे पास ऑप्शंस हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, मुख्य सीमा फॉल्ट एंड मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो हमारा 110 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो जो ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाला फॉल्ट है वो है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। आगे देखेंगे 111 नंबर का क्वेश्चन। अब हमें बताना है कि कौन सी फसलें हैं जो रबी की फसलें हैं। अभी वर्तमान में जो हमारा नवंबर वाला महीना चल रहा है, इस टाइम पे जो फसलें बोई जा रही हैं वो सभी रबी की फसल में आती हैं। तो अभी जो लोग किसान फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे देख रहे होंगे कि घर में चर्चाएं चल रही हैं, आलू बोना है, मटर बोना है, चना बोना है, तो इस तरह की चीज़ें जो है, और साथ में जई वगैरह जवा वगैरह जो होता है, कहीं कहीं उसको जौ कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बोने का टाइम इस समय चल रहा है। तो देख लेते हैं क्या इसमें कुछ मिल रहा है। और हाँ, सरसों भी इसी टाइम बोई जा रही, कुछ लोगों की सरसों में तो मतलब कि पौधे भी आ गए हैं। तो देखिए हमने कहीं भी कपास का नाम लिया नहीं लिया ना, तो कपास, ज्वार और मक्का तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उड़द, मूंग और अलसी भी नहीं होगा, तो इसको भी हटाइए। जई का हमने नाम लिया, सरसों का नाम लिया और जौ का नाम लिया, इन तीनों का ही नाम अभी हमने लिया कि इस समय इनकी बुआई चल रही है। मटर तो है, मटर की बुआई इसी टाइम पे होती है, लेकिन कपास की और बाजरा की बुआई इस समय पे नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 111 का? 111 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जई, सरसों और जौ। जई के अलावा जो सरसों और जौ है वो हमारे घर में बोने की चर्चा चल रही है, इसी वजह से हमको ज़्यादा जानकारी थी इसकी। चलें फिलहाल के लिए देखते हैं 112 नंबर का क्वेश्चन। और जो हमारा 112 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है। क्या क्या है स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट है कोरियोलिस बल उत्तर दक्षिण दिशा में कार्य करता है। दूसरा कह रहे हैं कि ध्रुवों पर यानी कि जो हमारे पोल्स होते हैं उन पर कोरियोलिस बल अधिकतम होता है। बताना है कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2,
एक और दो, और ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि कोरियोलिस बल के बारे में जो भी चीज़ें दी हैं एकदम सही है। ये उत्तर दक्षिण दिशा में कार्य करता है और ध्रुवों पर इनका मान अधिकतम होता है तथा भूमध्य रेखा जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं वहाँ पे इनका मान निम्नतम होता है। आगे देखेंगे 113 नंबर का क्वेश्चन। अब लेटराइट मिट्टी के बारे में पूछ रहे हैं। लेटराइट मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जहाँ मतलब कि ऐसी जगहों पे पाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे जो हमारा मतलब कि केरल वाला तट है जहाँ से जो मानसून है उसकी शुरुआत मानी जाती है, वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो उसको हम लोग कहते हैं लेटराइट मिट्टी। चलिए देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं। कह रहे हैं कि लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप बताइए कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन क्या है? कह रहे हैं कि लेटराइट मिट्टी गीली और शुष्क अवधि के साथ भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कह रहे हैं ये ह्यूमस और आयरन ऑक्साइड से भरपूर होती है। तीसरा, यह व्यापक रूप से ईंटों को बनाने के लिए उपयोगी होती है। और लास्ट कह रहे हैं इसका उपयोग काजू, चाय और कॉफ़ी के बागान में किया जाता है। और ये सारे विकल्प दिए हुए हैं। तो देखिए चौथा वाला एकदम सही है। मसालों के लिए ये बहुत ही अच्छी मतलब मिट्टी मानी जाती है, इसमें आपको काजू, चाय ये सब उगाए जाते हैं। तो चौथा तो एकदम सही है। तो अब देखिए तीसरा वाला जो विकल्प है वो हट जाएगा। ठीक, कह रहे हैं कि यह मिट्टी, दूसरा वाला स्टेटमेंट देखिए, यह मिट्टी ह्यूमस और आयरन ऑक्साइड से भरपूर होती है। तो ह्यूमस से भरपूर नहीं होती है। ह्यूमस तो जब बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो उसका जो ह्यूमस जो होता है उसका निक्षालन हो जाता है, तो ये तो वहाँ पे नहीं पाया जाएगा। लेकिन हाँ, आयरन ऑक्साइड जो होते हैं वो काफ़ी भारी कण होते हैं ना, तो वो नीचे रहते हैं, तो ये मिलते हैं। तो आप देखिए कि जब ह्यूमस नहीं पाया जाता तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दो वाला विकल्प इस वाले में भी है, इस वाले में भी है। तो देखिए आपको इसका उत्तर मिल गया कि क्या होगा इसका उत्तर, ऑप्शन ए। 1, 3, 4 जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। तो 113 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो हमारा लेटराइट मिट्टी होती है उसमें मतलब वो मिट्टी कैसी होती है, गीली होती है क्योंकि बारिश बहुत अधिक होती है शुष्क अवधि में। तो आप देखिए ना, हमने किसका एग्जाम्पल दिया, केरल में जो मानसून आता है, तो जून में ही मानसून आता है ना, जून के पहले सप्ताह में मानसून जो है वो आता है। तो उस टाइम पे अवधि कैसी रहती है, शुष्क ही रहती है और भारी वर्षा भी होता है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट तो एकदम सही था। और ह्यूमस क्यों नहीं पाए जाएंगे ये हमने बता दिया, क्योंकि ह्यूमस जो है वो सब बाहर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उनका निक्षालन हो जाता है। तो ये वाला गलत हो गया। और तीसरा एकदम सही है कि यह व्यापक रूप से ईंटों को बनाने के लिए उपयोगी होता है और इसमें आप काजू, बादाम तथा जो भी मसाले होते हैं, ड्राई फ्रूट्स तो मतलब उगाए ही जाते हैं, उसके अलावा भी जो मसाले होते हैं सब्जियों वाले वो भी वहाँ पे उगाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 114 नंबर का। तो जो हमारा 114 नंबर का क्वेश्चन है, आपको दो लिस्ट दी हुई है, मैच करना है। एक साइड दर्रे दिए हुए हैं और दूसरी साइड जो है स्टेट का नाम दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। फोटुला दिया है, नाथुला, पापला वाह, और दिप्सा पास, और जो हमारे राज्य हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड। तो आप लोगों ने चाहे कुछ सुना हो या ना सुना हो, लेकिन बी वाला तो ज़रूर सुना होगा कि जो नाथुला है वो कहाँ है। तो मेरे ख्याल से नाथुला सिक्किम में होना चाहिए, आपने भी सुना होगा। तो बी का हम सबसे पहले ए देखेंगे, मतलब कि देखेंगे कहाँ है। बी का 1 कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 2 जगहों पे दिया है, तो 2 ऑप्शन तो निपट गए। ठीक है, तो जो हमारे 2 ऑप्शन निपट गए, अब जो 2 ऑप्शन बचे हुए हैं उनमें हम देख लेंगे कौन सा है। तो दिप्सा पास जो है वो कहाँ पे है, तो जो हमारा दिप्सा पास है यानी कि ये वाला, ये आपको मिलेगा और ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगा दिप्सा पास, ये मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। और फोटुला का तो दिख ही रहा है कि कहाँ हो जाएगा, जो हमारा फोटुला है वो हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ है, तो फोटुला लद्दाख में है, नाथुला सिक्किम में है, बचा केवल पापला, और पापला कहाँ है, उत्तराखंड में। ऐसे याद रखिएगा कि पाप धोने के लिए लोग जाते हैं ना, मतलब नदी में स्नान करने, और उत्तराखंड में कई सारी नदियाँ, इवन पंचप्रयाग बनता है, तो इस वजह से आप वहाँ याद रख सकते हैं ये सारी चीज़ें, थोड़ा ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि 1 ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। नाथुला जो है सिक्किम में है, एकदम कंफर्म ही है। फोटुला लद्दाख में है, पापला उत्तराखंड में है, दिप्सा पास जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा, ऑप्शन बी। आगे हम लोग देखेंगे अपना 115 नंबर का क्वेश्चन, और जो हमारा 115 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहे हैं कि वह नदी प्रणाली
जिसमें सहायक नदियां लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और द्वितीयक सहायक नदियां उन्हें समकोण पर काटती हैं। उन्हें हम मतलब कौन से पैटर्न के रूप में जानते हैं? पहला है रेडियल जल निकासी पैटर्न, दूसरा है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, और तीसरा है आयताकार जल निकासी पैटर्न, और चौथा है मतलब कि वृक्ष के समान जल निकासी पैटर्न। तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न जो होता है उसमें जो मतलब कि नदियां हैं वो एक दूसरे को, जो द्वितीयक सहायक नदियां होती हैं वे उन्हें समकोण पर जोड़ती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे यमुना की बाईं सहायक नदी कौन सी है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, चंबल, केन, सिंध और हिंडन। तो आप लोगों ने देखा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यमुना यहाँ से निकलती है तो यहाँ आपको टोन्स मिल जाएंगी, फिर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इस तरह से एक के बाद एक नदियाँ आती रहती हैं। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, अगर नहीं भी पता इसका जो है मतलब बायां और दायां कौन है, तब भी तो हमने ये देख लेना चाहिए ना कि अगर हम इन नदियों को पढ़े हुए हैं कि टोन्स, चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये एक ही साइड से आ रही, तो जाहिर सी बात है कि जो अगला ऑप्शन होगा वही जो है इसका रिवर्स होगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन तो इधर से ही आ रही, तो इसका मतलब होगा कि जो हिंडन होगा वो इधर से इसकी सहायक नदी के रूप में आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा 116 का? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अपना 117 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों को उनकी तटरेखा की लंबाई के आधार पर व्यवस्थित करना है और ये भी देखना है कि घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे पहले जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, क्या क्या दिया है? आंध्र दिया है, महाराष्ट्र दिया है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। अब जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि आप बताओ भैया सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य या यूटी कौन सा है। तो अब हम लोग वनडे का एग्जाम तो देख नहीं रहे हैं, तो अगर वनडे एग्जाम नहीं देख रहे हैं तो ऑनलाइनर क्वेश्चन भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो फिर चलिए इसी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो मतलब लंबी तटरेखा है वो तो अंडमान निकोबार की है ओवरऑल, लेकिन हमें यहाँ राज्यों को देखना है। तो राज्यों में हम देखेंगे कि सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात की है, लेकिन यहाँ देखिए गुजरात ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो अन्य जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इसका जो है सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना ऑप्शन, गुजरात के बाद आंध्रा आता है तो सबसे पहले तो आंध्रा होना चाहिए। तो देखिए 2 ऑप्शन स्किप हो गया क्योंकि गुजरात के बाद जो है वो आंध्र प्रदेश ही आता है, और जो पश्चिम बंगाल है ना, इसकी जो सीमा रेखा वो काफ़ी कम है। तो इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, मुझे एकदम कंफर्म पता सब है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे ना तो अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है। मुझे एकदम ये कंफर्म था कि गुजरात जो है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला है, दूसरे पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये भी पता था कि इन सब में सबसे कम जो तटरेखा है वो पश्चिम बंगाल की है। इस वजह से मेरा ये जो है मतलब आंसर इसका आराम से निकल गया था। तो आप लोग भी कुछ चीज़ें याद कर लें, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ याद रहे, हर एक चीज़ किसी को भी नहीं याद रह सकती। हम लोग इंसान हैं, रोबोट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि सबसे लंबी गुजरात। ओवरऑल तो सबसे ज़्यादा जो लंबी तटरेखा है वो अंडमान निकोबार की है, उसके बाद आता है गुजरात, गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद फिर इसमें देखें तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र और लास्ट में आया वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग अपना 118 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पे आप विचार करें। चलें कर लेते हैं। कह रहे हैं क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे मोटी परत है। उपग्रह को स्थापित करने के लिए जो एग्जोस्फीयर है उसको सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। और लास्ट में कह रहे हैं कि एग्जोस्फीयर में केवल हीलियम और हाइड्रोजन मौजूद है। तो जो सौरमंडल वाला है ना उसको भी हमने एनसीईआरटी में मतलब कवर कराया है। एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी हैं वो हमने बताई हैं, अगर आप चाहें तो उसके लिए भी जा करके वीडियो देख सकते हैं। कह रहे हैं कि कौन सा सही है, केवल 1, 2, केवल 3, केवल 2 और 2 और 3। तो इसका आंसर क्या होगा 118 का? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि उपग्रह को स्थापित करने के लिए एग्जोस्फीयर जो है वो सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्षोभ मंडल की जो है वायुमंडल की सबसे मोटी परत अगर नहीं है तो वो कौन सी परत है जो सबसे मोटी परत मानी जाती है। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अब जनजातियों से दिया हुआ है, आप उसको मैच करिए कि कौन से राज्य की कौन सी जनजाति है, सही मैच की दिया हुआ है या नहीं। कुल मिला के चूज करना है इन चारों में कौन सा गलत मिलाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बड़ी अजीब अजीब से नाम है, अब अजीब से होते भी हैं। पहला कह रहे हैं कि जो सोलिगा जनजाति है वो तमिलनाडु में है, तो एकदम सही बात है। टोडा वहाँ की एक फेमस जनजाति है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, तमिलनाडु की। और ये जो है
तमिलनाडु का मतलब कि वो नीलगिरी में है एग्जैक्टली। जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी में, और नीलगिरी तो 3 राज्यों में है, मतलब 3 राज्यों की बाउंड्री पे है। तो याद रखिएगा कि है, हालांकि तमिलनाडु में भी मानी जाती है। तो जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी की फेमस जनजाति है, उसको याद रखिएगा। और जो सोलिगा है ये तमिलनाडु की है, एकदम सही बात है। टोटो जो जनजाति है ये आसाम की नहीं है, दरअसल ये आसाम की जनजाति नहीं है, अभी बताते हैं कहाँ की है। लेकिन जो कोडवा जनजाति है ये कर्नाटक की है, और जो चेंचू जनजाति है ये आंध्रा की ही है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका रॉन्ग हो जाएगा। जो हमारी टोटो जनजाति है ये आपको केवल एक जगह पे मिलेगी, और वो कौन सी जगह है, तो जो वेस्ट बंगाल का जलपाईगुड़ी वाला रीजन है, जलपाईगुड़ी वहाँ पे ये एक आदिम जनजाति क्षेत्र है, ठीक है। एक आदिम जनजाति के रूप में ये टोटो जनजाति पाई जाती है। कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में, ठीक है, आसाम में नहीं पाई जाती। आगे देखते हैं 120 नंबर का क्वेश्चन। और जो हमारा 120 नंबर का क्वेश्चन है ये डे से है, यानी कि जो दिवस से संबंधित आते हैं क्वेश्चंस ना, वहाँ से पूछा गया है। कह रहे हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है 15 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। आगे देखते हैं 121 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वो जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल है। यानी कि जो हमारा एनसीआर है दिल्ली का, मतलब कि हमारा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनसीआर आता है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, उसी के तर्ज पे हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो अपना एससीआर बनाने के लिए लगा हुआ है, स्टेट कैपिटल रीजन। तो वो लखनऊ के आसपास ही बनाया जाएगा, क्योंकि लखनऊ हमारी राजधानी है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कानपुर में बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए देख लेते हैं उसमें वो जो 6 स्टेट्स हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी को देखेंगे। चलिए, कह रहे हैं हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा और रायबरेली। तो आप बताइए इसमें कौन कौन सा शामिल है। इसके लिए तो हमें मैप की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन है 1 3 4 5, 1 3 5, 2 3 4 और डी वाला है 2 3 4 5, ठीक है। तो हम बता देते हैं कि जो मतलब रीज़न है कौन कौन से हैं, उसके बाद देख लेंगे कौन कौन से इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, एक तो लखनऊ तो होगा ही भैया, लखनऊ में तो बनना ही है, तो लखनऊ तो रहेगा ही, ठीक है। फिर दूसरा आप देखिए हरदोई है, क्या है, तो दूसरा है हमारा हरदोई, ठीक। लखनऊ भी है, हरदोई भी है, सीतापुर है, क्या है तीसरा, सीतापुर है। सीतापुर के साथ साथ आप उन्नाव देखिए, उन्नाव है, और रायबरेली भी है, ठीक है, रायबरेली भी है। और कौन सा है, और है हमारा बाराबंकी, क्या है, बाराबंकी है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली एंड बाराबंकी। तो देखिए इसमें कौन कौन सा दिया हुआ है। क्या गोंडा कहीं हमने बताया, नहीं बताया ना, तो गोंडा तो ऐसे ही स्किप कर दीजिए। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आंसर तो हमारा मिल गया ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें हमने आपको बता ही दी हैं। तो इसमें टोटल 6 मतलब ज़िले हैं, जिनको मिलाकर दैट मीन्स उनके कुछ कुछ क्षेत्रों को मिला करके जो हमारा कैपिटल रीजन है वो बनाया जा रहा है, स्टेट कैपिटल रीजन। और उसमें शामिल हैं लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली एंड बाराबंकी। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 122। अभी एक सेकेंड, अभी हाल ही में ना एक नया जिला हमारे मतलब यूपी में बनने की बातचीत चल रही है। तो 75 के बाद फिर उसके बनने के बाद 76 ज़िले हो जाएंगे। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वो 76वां ज़िला जो है वो कौन सा है, मतलब जिस उसका नाम क्या रखा जा रहा है, जिसको 76वें ज़िले के रूप में बनाने की बातचीत चल रही है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग अपना 122 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य अवार्ड 2024 जीता है। ऑप्शंस है हमारे पास यूपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड आंध्रा। तो ये करंट अफेयर का मामला है, इसका आंसर हो जाएगा वैसे तो होगा सी वाला, महाराष्ट्र, ठीक है। जो हमारा इसका आंसर होगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। 123 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य बना। सितंबर महीने में 101वां सदस्य बना था, और उसके पहले जो है बना हुआ है हमारा 100वां सदस्य। तो हम 101वां जो बना है उसको पहले बता दे रहे हैं कि 101वें सदस्य के रूप में जो बना है वो बना है नेपाल, ठीक है। नेपाल जो है वो 101वां सदस्य बना है। अब हम देख लेते हैं कि 100वां सदस्य कौन है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, पराग्वे, पनामा, स्पेन एंड युगांडा। तो युगांडा, स्पेन ये सब नहीं है। आप जानिए कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पराग्वे। जो पराग्वे है ना वो एक मतलब कि 100वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। जो स्पेन है वो भी शामिल हुआ है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना कि वो 99वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, ना कि 100वें, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, कर लेते हैं विचार। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नचना जो है वो जो नचना कुठार एक मंदिर है ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो नचना कुठार हिंदू मंदिर है ये गुप्त वंश के द्वारा बनवाया गया था। दूसरा कह रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कह रहे हैं कि वह वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली में बनाया गया है। और कह रहे हैं कि यह हिंदू मंदिर एक पश्चिम मुखी मंदिर है, यानी कि इसका जो मुख है वो पश्चिम दिशा में है। और ऑप्शंस हैं कौन से सही हैं बताने हैं आपको, 2 3, 1 2 4, 3 4 या फिर 2 3 4। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। इसको गुप्त वंश के शासकों के द्वारा नहीं बनवाया गया। बाकी जो भी चीज़ें दी हैं कि ये एमपी में है और ये उत्तर भारतीय शैली में बनाया गया। अब ये एमपी में है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर भारतीय शैली में ही बनेगा। और नचना कुठार मंदिर एक पश्चिम मुखी मंदिर है। तो ये सारी चीज़ें इसमें सही हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 125 नंबर का। और जो हमारा 125 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि हाल ही में समाचारों में देखा गया जो गनर बर्किल है इस मकबरा ये वाला कहाँ स्थित है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया। तो अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि जो पुरातत्व सर्वेक्षण है उन्होंने अपने जो रजिस्ट्री होती है उसमें से 18 केंद्र के द्वारा जो संरक्षित स्मारक थे उनको सूची से हटा दिया है, यानी कि संरक्षित सूची से उनको हटा दिया गया है। वहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास वाराणसी, लखनऊ, झांसी एंड गोंडा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि झांसी। जो गनर बर्किल है सॉरी वो भी इसी में शामिल था, तो इसको भी हटा दिया गया है। तो इसको मतलब ये कहाँ पे लोकेटेड था, तो ये झांसी में था। कुछ और भी हैं, 2 4 बता देते हैं, क्या पता कुछ बन ही जाए। जैसे दिल्ली में एक 12 खंभा कब्र था, उसको भी हटा दिया गया है। लखनऊ में था गौघाट कब्रिस्तान, उसको भी हटा दिया गया है। वाराणसी का जो तेलिया नाला बौद्ध खंडहर था उसको भी अब इस सूची से हटा दिया गया है। और जो गनर बर्किल है ये तो हटाया ही गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि स्टारलिंक परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो मेरे ख्याल से ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे, स्पेस एक्स, नासा या फिर एरिन स्पेस या फिर इसरो। तो इस पे इसरो तो बिल्कुल नहीं होगा, इतना तो हम लोगों को समझ ही आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया स्पेस एक्स। ठीक है, तो जो स्टारलिंक परियोजना है, ये स्टारलिंक वही कंपनी है जिसने मानव के मस्तिष्क में चिप लगाने वाली बातचीत की थी ना, तो वही वाली कंपनी है स्टारलिंक। और ये जो है स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया। यह किसके द्वारा शुरू की गई, तो स्पेस एक्स के द्वारा। आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि विश्व की सबसे लंबी डबल लेन जो शेला सुरंग है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो पहला कह रहे हैं लद्दाख, दूसरा कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश, लास्ट है जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो शेला सुरंग है वो अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखेंगे, तो जो हमारा संघाई सहयोग संगठन है यानी SCO, इसकी अभी 24वीं बैठक हुई है। आपको बताना है कि कहाँ पे हुई है। तो SCO जो समिट हुई है, कह रहे हैं नई दिल्ली, तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब अस्ताना कजाकिस्तान, बीजिंग और बिश्केक किर्गिस्तान, तो ये इन सब में नहीं हुई है। आप देखिए कजाकिस्तान के अस्ताना में अभी हाल ही में SCO समिट जो है 24th वाली हुई है। आगे देखेंगे 129 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि भारत का पहला जो ट्राई सेवा कॉमन डिफेंस स्टेशन है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शंस क्या हैं, कोचीन, हैदराबाद, मुंबई एंड मदुरई। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुंबई में त्रिसेवा कॉमन डिफेंस स्टेशन स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन त्यौहार और राज्य से संबंधित है। अभी ये सारे जो त्यौहार है ना, ये दरअसल करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं, इस वजह से पूछे भी गए हैं। और सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, एक साइड त्यौहार दिया है, एक साइड जो है राज्य। कह रहे हैं खर्ची पूजा, हेमिस पूजा, गणगौर त्यौहार और फुलदेई त्यौहार। गणगौर और खर्ची पूजा, खर्ची पूजा अब एकदम अभी हाल ही में एकदम चर्चा में रहा है। और जो गणगौर है ये तो बहुत फेमस है, तो आप लोग जरूर ही जानते होंगे। ऑप्शंस क्या है, लद्दाख, राजस्थान, उत्तराखंड, त्रिपुरा। तो बता देते हैं, देखिए जो खर्ची पूजा है वो तो त्रिपुरा की है, तो ए का तो हो जाएगा 4। देखिए अगर ए का 4 आपको पता है तो ऑप्शन हो गया खत्म, सब ऑप्शन तो इसका सी हो जाएगा। हम लोग मैच कर लेते हैं। जो गणगौर है ये राजस्थान का बहुत ही फेमस त्यौहार है। जो फुलदेई त्यौहार है उत्तराखंड है। और यहाँ देखिए हेमिस जो त्यौहार है ये लद्दाख का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 131 नंबर का। अब हमें बताना है कि जो हमारी वर्तमान में राजधानी है उत्तर प्रदेश की वो है लखनऊ। अब बताइए कि वो किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या है, 1916, 1921, 1948 एंड 1935। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन बी 1921 में। यानी कि जो हमारी यूपी की राजधानी लखनऊ है उसको 1921 में राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर का। 2 जो है लिस्ट फिर से आ गई हैं।
एक साइड देश है, एक साइड राजधानी है, इन दोनों, इनको देख करके ना हालत ख़राब रहती, एकदम एग्जैक्ट ना, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है मुझे तो इसमें। आप लोगों के पास कोई ट्रिक हो इसको याद करने की मुझे ज़रूर बताएं। कह रहे हैं कि उज्बेकिस्तान की राजधानी बताइए, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। हालांकि ये वाला इजी था, इजी दैट मीन्स इजी कुछ नहीं होता, ऑप्शन इजी था इस वजह से हो गया। जैसे एक भी अगर पता है आपको ना तो ये आराम से आप इसको कर ले जाएंगे। तो 132 का जो है बताइए क्या हो जाएगा। जो हमको याद था ना वो याद था उज्बेकिस्तान ताशकंद। कैसे याद था? क्योंकि उज्बेकिस्तान जो ताशकंद है उसी में गए थे ना अटल, मतलब कि वो जो हमारे अटल नहीं जी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो एक समझौते के लिए गए थे ना यहाँ पे ताशकंद में, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से मुझे ये एकदम याद रहता है हमेशा कि उज्बेकिस्तान में वो गए थे, एग्जैक्टली ताशकंद में गए थे, और जो ताशकंद है वो उज्बेकिस्तान में, या उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तो इस तरीके से मुझे याद रहता है। मैंने ये वाला ऑप्शन ऐसे ही किया था, ए का 3, और ए का 3 केवल एक ही जगह दिया था। फिर आगे हमें उत्तर तो मिल गया, पर ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में इस तरह से आ जाए, तो हम लोगों को याद तो रहना ही चाहिए ना। फिलहाल के लिए देख लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान की तो जो राजधानी है वो ताशकंद है। तुर्कमेनिस्तान की क्या है? अशगाबाद है। ताजिकिस्तान की क्या है? ताजिकिस्तान की जो है ये हो जाएगी दुशांबे, और किर्गिस्तान की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बिस्केक। ठीक है, बिस्किट वाला केक है। तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चले आगे देखते हैं अपना 133 नंबर का क्वेश्चन। सारगासो सागर के बारे में पूछ रहे हैं, ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये एक बार उत्तर प्रदेश पीसीएस में। चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। अभी इतनी गलत बात कौन करता है आखिरकार? ये तो नॉर्थ अटलांटिक में है ना, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया, आपको सही बताना है। और पहला यहाँ भी है, पहला यहाँ भी है। देखिए आंसर ही आ गया दरअसल। तो ऑप्शन जो इसका 2 और 3 है वो एकदम सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 2 और 3 में दिए क्या है। कह रहे हैं कि जो सारगासो सी है ये एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी स्थलीय सीमा नहीं है, और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा भी गया था कि वो कौन सा समुद्र है जिसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, लेकिन अन्य पॉइंट्स भी दिए हैं तो हम लोग उसको देख रहे हैं। यानी कि ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है सारगासो सी, और ये एक ऐसा समुद्र है जिसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है, और इसमें उच्च लवणता होती है। तो ये तीनों चीज़ें एकदम सही हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर का। आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। और दरअसल ये ना आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी नदी का मुहाना कहाँ बनता है। ठीक है, कह रहे हैं डन्यूब नदी, काला सागर, रोन नदी उत्तरी सागर, ओडर नदी भूमध्य सागर। ओडर नदी कहाँ पे है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारे मतलब कि यूपी पीसीएस में। तो बताइए कौन सा उत्तर सही है। केवल 2 सही है, केवल 3, और केवल 1, या फिर 1 2। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि सारे तो बिल्कुल सही नहीं है। तो सारा जो सही है इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। ओडर नदी दरअसल ना ओडर नदी जहाँ तक मुझे लग रहा है ये रूस में होनी चाहिए। एक बार आप लोग इसको रीचेक ज़रूर करिएगा, और अगर ये रूस में है तो फिर ये भूमध्य सागर में तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो तीसरा वाला तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 वाला, यानी कि जो डन्यूब नदी है ये काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो जो हमारी डन्यूब नदी है ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में अपना मुहाना बनाती है। जो हमारी रोन नदी दिए हैं ना, जो रोन नदी दिए हैं इसको ये क्या बता रहे हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उत्तरी सागर नहीं, जो रोन नदी है ये जिनेवा झील, जो स्विट्जरलैंड में है जिनेवा झील, वहाँ से निकलती है, और जो मेडिटेरेनियन सी है यानी कि भूमध्य सागर है उसमें अपना मुहाना बनाती है, यानी कि वहाँ अपना जल विसर्जन करती है। ठीक है, दरअसल ओडर नदी जो है वो पोलैंड की सीमा के आसपास से निकलती है, और कहाँ पे अपना जो है पानी गिराती है या मुहाना बनाती है, तो ओडर नदी जो है वो बाल्टिक सी में अपना जो है मुहाना बनाती है। कहाँ पे? बाल्टिक सी में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलें देखते हैं अपना 135 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा है जो प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? हम्बोल्ट धारा, लैब्राडोर, वैंगुला एंड अगुलहास की धारा। ठीक है, तो अब देखिए जो पहला वाला ऑप्शन दिया है हम्बोल्ट धारा, इसी को हम लोग पेरू की जलधारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरू की जलधारा। ठीक है, और ये जो पेरू की जलधारा है ये आपको कहाँ मिलेगा? तो जो हमारा मतलब कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पे। तो आप अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी जो रीजन है उस साइड मिलेगा। तो अगर ये पूर्वी रीजन में होता तब तो यहाँ अटलांटिक महासागर होता, लेकिन पश्चिमी रीजन में है तो यहाँ पे आपको फिर जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि सपोज दैट अगर आप माने कि ये जो मैप है, वैसे मुझे मैप थोड़ा बनाना कम ही आता है, कम का मतलब है कि ये कहें कि बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, सपोज दैट
मान लीजिए कि ये हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, साउथ अमेरिका महाद्वीप है। अगर इसके ईस्टर्न साइड में आप देखेंगे तो कौन सा जो है महासागर है, तो यहाँ पे है अटलांटिक, ठीक है। और इसके वेस्ट साइड में कौन सा है, तो इसके जो वेस्ट साइड वाला रीजन है वहाँ पे आपको मिलेगा पैसिफिक। और जो हमारी पेरू की जो जलधारा है वो यहाँ से इधर ही जो है प्रवाहित होती है, तो इसी वजह से हम इसको मान रहे हैं कि जो हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा है वो पैसिफिक ओशन में है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। आगे देखेंगे हम लोग 136 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस समूह के देशों से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, सूडान, अंगोला, केन्या, गैबोन, युगांडा और केन्या, रवांडा, चाड और सोमालिया, माली, चाड और बोत्सवाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं है तो नहीं है। फिर गैबोन, युगांडा और केन्या से होकर के गुजरती है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 137। और भैया रेगिस्तान के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन से देश में मतलब कि कौन सा रेगिस्तान स्थित है। एक साइड रेगिस्तान दिया है, दूसरे साइड देश दिया हुआ है। चलिए, कह रहे हैं कि जो सोनोरन महोत्सव नहीं, दरअसल रेगिस्तान वो कहाँ पे है, कालाहारी, लोपनूर और पेंटागोनिया। और देशों में कौन कौन से दिए हैं, मैक्सिको, बोत्सवाना, चाइना एंड अर्जेंटीना। तो क्या एक भी याद आ रहा है, कालाहारी तो याद आ रहा होगा ना, कालाहारी कई बार पूछा जा चुका है, बहुत फेमस भी है। तो जो कालाहारी है वो तो बोत्सवाना में ही है, तो बी का तो 2 हो जाएगा। और बी का 2 देखिए 2 जगह दिया है, तो हमारा आंसर तो नहीं निकला, लेकिन हम लोग और प्रयास करेंगे। लोपनूर हम बता दे रहे हैं कि ये चाइना में है। तो लोपनूर कहाँ है, लोपनूर जो है ये आपको मिलेगा चाइना में, ठीक है। तो क्या इससे निकल रहा है लोपनूर का चाइना, तो सी का हो जाएगा हमारा 3। क्या सी का 3 दिया है कहीं, हाँ देखिए, अगर हमें पता होता है कि लोपनूर जो है वो चाइना में है तो एक ही बार में इसका आंसर निकल आता 137 का ऑप्शन डी, ठीक है। और जो है उसको भी मैच कर लीजिए। तो जो सोनोरन है ये मैक्सिको में ही है, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। तो ये 1 2 3 4 सारे एकदम सही मैच किए हुए थे। आगे देखेंगे 138 नंबर का क्वेश्चन। आपसे पूछ रहे हैं कौन सा देश काला सागर के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता, यानी कि ब्लैक सी के साथ उसकी सीमा नहीं लगती है, ऐसे देश के बारे में बताना है। जॉर्जिया, मोल्डोवा, रोमानिया एंड यूक्रेन। तो बताइए कौन सा नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जो मोल्डोवा है वो जो है इसके साथ सीमा नहीं बनाता है काला सागर के साथ। आगे देखेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। वैसे बता दे रहे हैं कि जो हमारा ब्लैक सी होता है, यानी कि जो हमारा काला सागर है, उसकी सीमा एग्जैक्टली लगती किन से है, तो अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। तो जो हमारा ब्लैक सी यानी कि काला सागर है उसकी सीमा टोटल 6 कंट्रीज़ हैं उनसे लगती हैं, ठीक है। 6 देशों से इनकी सीमा लगती है। और वो 6 देश कौन से हैं, तो जॉर्जिया तो है ही, दिया ही है, यूक्रेन भी दिया है, और कौन सा दिया है, रोमानिया दिया है। जो अन्य 3 हैं उन्हें हम देख लेते हैं। और अन्य 3 में आपको कौन मिलेगा, एक तो रूस मिल जाएगा, तुर्की जो है अभी जिसका नाम हो गया है तुर्की या टर्की जो भी आप कहें, तो जो तुर्की है उसकी सीमा लगती है। और किसकी लगती है, तो बुल्गारिया की सीमा लगती है। किसकी लगती है, बुल्गारिया। तो टोटल 6 देशों के साथ जो हमारा ब्लैक सी है उसकी बाउंड्री लगती है। और वो 6 देश कौन से हैं, रूस है, तुर्की है, बुल्गारिया है, और जॉर्जिया, रोमानिया एंड यूक्रेन है। मोल्डोवा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखेंगे अपना 139 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य असमानता को कम करने से संबंधित है। तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं टोटल 17 हैं, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इवन पिछली बार सस्टेनेबल गोल से ना 5 से 6 तक क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको ना बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और एकदम फ्री के क्वेश्चंस हैं वो, एग्जैक्टली अगर आपको याद है तो फिर हो जाता है, काम बन जाता है। तो सस्टेनेबल गोल्स जो हैं वो टोटल हमारे 17 हैं और उन्हें 2030 तक हमें अचीव करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या कौन सा है जो असमानता को कम करने से संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, और हमारा है ऑप्शन SDG 5, SDG 9, SDG 10 एंड SDG 14। तो देखिए 2 चीज़ें हैं, इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता रहता है। जो 5 वाला है और जो हमारा 10 वाला है, दोनों ही मतलब कि असमानता को कम करने से ही संबंधित हैं। लेकिन एक जो है वो लैंगिक असमानता को कम करना चाह रहा है, यानी कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से संबंधित है, और दूसरा जो है ओवरऑल जो असमानता है उसको कम करने से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि असमानता ओवरऑल कम करने से जो संबंधित है वो हमारा SDG 10 है, जबकि लैंगिक असमानता को कम किया जाएगा ये हमारा आता है SDG 5 में। तो दोनों ही असमानता कम करने से संबंधित है, दोनों को मैंने अलग अलग आपको बता दिया। आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी SDG 10।
एक अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं 140 नंबर का कि एक थियोडोलाइट का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास महासागर की गहराई, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण, वायुदाब और आकाशीय दूरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण को मापने के लिए हम लोग थियोडोलाइट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141, और जो हमारा 141 नंबर का क्वेश्चन है, कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? आवास, निर्यात ऋण और कृषि। बताना है सही उत्तर। केवल एक सही है, केवल तीन और या फिर सभी के सभी सही हैं। तो जो हमारा 141 नंबर का क्वेश्चन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आवास ऋण, निर्यात ऋण और कृषि, इन सब को ही प्राथमिकता प्राप्त। 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी, बरेली, आगरा और कानपुर। तो आगरा और कानपुर में तो नहीं है, पर मुझे झांसी और बरेली में कन्फ्यूजन है। इसमें आंसर जो दिया है वो बरेली दिया है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर रीचेक करिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये झांसी में है। एक बार आप इसको ज़रूर चेक करें। आगे देखते हैं हम लोग अपना 143 नंबर का क्वेश्चन, और जो हमारा 143 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा सबसे अधिक है ये हमें बताना है। प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाजियाबाद। जो हमारा गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। प्रयागराज में तो जो ग्रामीण जनसंख्या है ना वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। और आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि जो औघड़नाथ ही है दरअसल ये औघड़नाथ जो मंदिर है ये कहाँ है? हमारे पास ऑप्शंस क्या है? गोरखपुर, सहारनपुर, महोबा एंड मेरठ। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मेरठ में है औघड़नाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन 145 नंबर का है कि रामगंगा नदी जो है, रामगंगा नदी वो गंगा नदी में कहाँ से मतलब कि मिल जाती हैं? हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? कन्नौज, हरदोई, औरैया, जालौन। तो कन्नौज और हरदोई में ही दोनों में से कुछ होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज। यानी कि रामगंगा नदी का जो मिलन होता है गंगा नदी से वो कहाँ पे होता है? कन्नौज में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है? भैया ये तो एकदम सा मतलब दूर दूर तक ना समझ आने वाला क्वेश्चन है। फिलहाल के लिए देख लेते हैं। ध्यान मुद्रा, उत्तर बोधि मुद्रा, वितर्क मुद्रा, करण मुद्रा। तो ये सब पढ़ के समझ आ रहा है कि मतलब कि बौद्ध धर्म से ही कुछ रिलेटेड है। और आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी उत्तर बोधि जो मुद्रा है वो पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। आगे देखेंगे 147 नंबर का क्वेश्चन, जो कि मुगल साम्राज्य से पूछा जा रहा है। कह रहे हैं किस मुगल शासक ने चित्रों के लिए एक विभाग की स्थापना की थी जिसे तस्वीर खाना के नाम से जाना जाता है? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और हुमायूं। तो बताइए कौन है ये? भैया अकबर के द्वारा ये तस्वीर खाना की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है 148 नंबर का, कह रहे हैं कि मोहियाट्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला है हमारा कि मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एक नृत्य है। दूसरा कह रहे हैं कि यह नृत्य भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को तो जो तांडव होना चाहिए वो समर्पित होना चाहिए। और कह रहे हैं ये समूह में किया जाता है। आपको बताना है कौन सा सही है। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3 और केवल 1। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि केवल एक ही स्टेटमेंट है जो इसमें सही है। जो मोहिनी अट्टम है ये केरल सरकार मतलब कि केरल राज्य का ही एक नृत्य है, और ये कह रहे हैं कि ये समूहों में किया जाता है। बहुत गलत बात है, ये एकल नृत्य है, केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और भगवान शिव को बिल्कुल भी समर्पित नहीं है। ये किनको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, विष्णु भगवान को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो पूरा ये हमारा जो 26 नंबर की टेस्ट सीरीज है वो भी समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है वो किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शंस क्या है? चोल, पाल, पांड्य एंड राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो हमारा चोल वंश है उससे संबंधित है नटराज की जो कांसे की प्रतिमा है वो। आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का। कह रहे हैं कि जो हैदराबाद है वो किस तारीख को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रहा? अब क्यों ये मतलब कि इस तरह की बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में अमरावती को जो है तेलंगाना ने अपनी जो है प्रॉपर राजधानी बना ली है ना, इस वजह से एकदम नई बात है, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चंस का ऑप्शन है 1 जून 2024, 2 जून 2024, 5 जून 2024 और
4 जून 2024। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, 2 जून 2024। इस टाइम से जो तेलंगाना और आंध्रा है, इनकी संयुक्त राजधानी के रूप में हैदराबाद जो थी, अब वो नहीं रही या नहीं रहा दरअसल। तो ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। एग्जैक्टली पसंद आने ना पसंद आने से क्या होता है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आप लोग इसको मन लगा के देख रहे होंगे तो अच्छा ही लग रहा होगा। नहीं मन लगा के देख रहे होंगे, बीच से छोड़ के चले जाते होंगे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। फिलहाल के लिए अगर आपको सब कुछ ठीक लगा है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।